नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मेंस बाबा। साथियों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि आपका जो है फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज हो गया है भारत के अंदर में। अब इस फर्टिलाइजर के शॉर्टेज के पीछे क्या कारण है, नहीं कारण है, क्या रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ये फर्टिलाइजर आपका शॉर्टेज आया है। इसलिए ये चर्चा का विषय अभी न्यूज में चल रहा है, इसलिए मैं आपके साथ ये तथ्यात्मक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आते हैं तो उनका स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्या प्रमुख कारण हैं जो आपको फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हो गया है भारत के अंदर में। तो मेनली आपका जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज एग्रीकल्चर। तो आपका जैसे मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस निकल के आ रहा है वो है आपका सिस्टम, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशू एंड रिलेटेड इसके कॉन्सेंट्रेट्स। तो यहाँ पे जो आपका जो एग्रीकल्चर से आपका फर्टिलाइजर का जो यहाँ पे कनेक्शन है, तो आपका मेनली जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका जो है सिलेबस है जीएस पेपर 3 का। मेनली मेरा सिलेबस बोलने का हमेशा से एस्पेक्ट यही रहता है, ताकि जब तक बच्चों को सिलेबस नहीं याद होगा तब तक वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, चीज़ें कैसी होती हैं नहीं होती हैं, और बिना वो चीज़ों को कनेक्ट किए कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। समझ गए। तो इसीलिए मैं आपको सिलेबस हर दिन बोलता हूँ कोई भी टॉपिक बढ़ाने से पहले। तो आपका द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में साथियों आया हुआ था कि फर्टिलाइजर सप्लाई डिस्प्यूटेड, हाउ डज द गवर्नमेंट प्लान टू मीट द शॉर्टफॉल। आपको 15 तारीख की न्यूज दिख रही है, यानी ये आज ही की न्यूज है और आज की ही न्यूज मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो रिसेंटली न्यूज में देखा गया कि जो आपका यूक्रेन में वॉर हो रहा है उसके कारण जो फर्टिलाइजर का जो सप्लाई है उसमें डिस्प्यूट आया है, जबकि यहाँ पे क्या चल रहा है, खरीफ सीजन चल रहा है भारत के अंदर में। आपको मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि खरीफ जो है सीजन ना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि इसमें हम लोग जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं साथियों, वो एक तिहाई जैसे वो पूरा मतलब आपका पूरे साल का आधा प्रोडक्शन हम लोग इसी वर्ष खरीफ सीजन में करते हैं, और एक तिहाई हिस्सा पल्स का करते हैं, दो तिहाई हिस्सा ऑयल सीड का करते हैं। इसलिए खरीफ जो सीजन है ना, हमारे इंडियन फूड सिक्योरिटी को लेके बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। यानी अगर इस सीजन में अच्छे तरीके से फसल पैदा नहीं हुई तो अनाज का भी शॉर्टेज हो सकता है। इसलिए इतने बड़े पैमाने पे अनाज को इस सीजन में उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है फर्टिलाइजर का इंडियन मार्केट के अंदर में, वो यह चल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक्स में, जैसे ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जब किसी साल में कोई सालाना अकाउंटिंग ईयर होता है ना साथियों, जैसे आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो उसमें अगर 1 अप्रैल को ये देखा जाता है कि आपके पास कितने सारे इन्वेंट्री मौजूद हैं, उनको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। यानी आपने इस साल कितना माल लेके चला। तो ये ओपनिंग स्टॉक में देखा गया कि भारत के पास अभी तो 2.5 मिलियन टन क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है। 0.5 मैट्रिक टन क्या है, आपका पोटास है। और आपका 1 मैट्रिक टन क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, जो किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का और सल्फर का। इसका आपका जो है मिक्सचर है। साथियों, मैं थोड़ी डिटेल में इसको कवर कर देता हूं ताकि आप मेंस के आंसर राइटिंग में से लिख सकें। तो नाइट्रोजन जो है ना साथियों, आपका ग्रोइंग के लिए मदद करता है, यानी सिर्फ एक तरह का ये प्लांट को एक मतलब होता है ना, पुश देता है कि हाँ अब इसे उगना है। वहीं पे आपका जो फास्फोरस है वो आपका अंदर के जड़ों को मजबूत करता है, साथ ही साथ प्लांट को खिलने में मदद करता है। और आपका जो पोटेशियम है ना, ये प्लांट को ओवरऑल हेल्प करता है पूरे अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या है, बायो एंड केपी रखा गया है, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आपका पोटेशियम। तो पोटाश का सिनेरियो ये चल रहा है भारत के अंदर में कि हम लोग जो है पोटाश जो है इंपोर्ट करते हैं भारत के अंदर में। और इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, इंपोर्ट करते हैं साथियों बेलारूस और रशिया से। लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके कारण जो बेलारूस और रशिया पे सैंक्शन लग गया है। अब आप ये मत पूछना कि बेलारूस पे सैंक्शन क्यों लगा है। बेलारूस पे इसलिए सैंक्शन लगा है साथियों क्योंकि आपका जो है बहुत ही ज्यादा एहसान मानता है कौन, बेलारूस का प्रेसिडेंट रशिया का।
क्योंकि इसके प्रेसिडेंट बनने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसका एहसान चुकाने के लिए वो अपनी जमीन, अपने हथियार, अपने आदमी रशिया को मदद के रूप में दे रहा है ताकि वो यूक्रेन पे अच्छे तरीके से चढ़ाई कर सके। इसके कारणवश इन दोनों पे सैंक्शन लगा दिया गया है। इस सैंक्शन के कारण जो पोटास का प्राइस है वो ऊपर की तरफ अब जाने लगा। तो भारत इससे चिंतित हो गया। इसलिए भारत ने क्या कहा कि सुनो, हम क्या करते हैं, पोटास की जो सप्लाई है ना साथियों, वो कनाडा से लेने लगते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम कनाडा से क्या करेंगे, पोटास की सप्लाई लेंगे। साथ ही साथ हम इजराइल और जॉर्डन का भी क्या करना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, ताकि जो पोटास की सप्लाई है ना वो बनी रहे इंडियन मार्केट के अंदर में। तो इस तरह की चीजों से मेजर इश्यूज और चैलेंजेस क्या निकल के आते हैं कि अभी चैलेंजेस ये निकल के आ रहे हैं कि भारत के अंदर में ना जो सप्लाई है फर्टिलाइजर का वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो चुका है। कठिन क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपका डिमांड तो कांस्टेंट है, लेकिन सैंक्शन के कारण, रशिया और बेलारूस के सैंक्शन के कारण जो वॉर हो रहा है उसके कारण जो शॉर्टेज आया है फर्टिलाइजर के अंदर में, इसलिए आपका बहुत ही टाइट सप्लाई यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। सप्लाई कम है, डिमांड कांस्टेंट है या डिमांड ज्यादा भी हो सकता है, इसके कारण से इन्फ्लेशन है। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको इन्फ्लेशन, डिमांड और सप्लाई का एक चक्रव्यूह समझाने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं आपको छोटे शब्द में समझ में आ जाएगी। हालांकि ये बहुत वास्ट टर्म है, लेकिन मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो आप इंडियन मार्केट में खड़े हो, ठीक है, आप इंडियन मार्केट में खड़े हो और आपको लेने का मन है एक चॉकलेट। ओके, यहाँ पे एक चॉकलेट है और आप इंडियन मार्केट में खड़े हो, आपके बगल में आपका दोस्त खड़ा है, उसके बगल में उसका दोस्त खड़ा है, ऐसे करके दो तीन लोग और खड़े हैं और चॉकलेट जो है ना साथियों एक ही है। उस चॉकलेट पे कोई भी प्राइस नहीं लिखा है। ओके, प्राइस अगर लिखा भी है तो आपके पास चॉकलेट खरीदने के लिए 100 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास 50 रुपए, बगल वाले उसके दोस्त के पास 150, उधर जो आदमी खड़े हैं उनके पास 60 रुपए और एक के पास 70 रुपए। तो साथियों, यहाँ पे चॉकलेट उन्हीं को मिलेगा ना जो सबसे ज्यादा उस चॉकलेट का दाम देने के लिए रेडी है, क्योंकि ये चॉकलेट खाने का मन सबको है और इस चॉकलेट की सबको जरूरत है, भूख सबको लगी है। इसलिए सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे होंगे वो ये पैसा को दे के खरीद लेगा, और जैसे ये पैसा को दे के खरीद लेगा तो इन चारों आदमियों को क्या मिलेगा, चॉकलेट नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से चॉकलेट के दाम बढ़ जाएंगे। और ये जो आपका सप्लायर है चॉकलेट बेचने वाला, यानी ये उसी को बेचेगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं इस चॉकलेट को खरीदने के लिए। इसके कारण से आपका महंगाई बढ़ती है साथियों। आशा करता हूं आपको ये छोटे शब्द में और छोटे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इस प्रकार बढ़ा ना कि रिटेल फूड इन्फ्लेशन आपका 7.68% हिट हो चुका है इंडियन मार्केट के अंदर में। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम तो एक नया सोर्स चुन चुके हैं, क्या से, अपने फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करने का। जैसा कि मैंने बताया कि कनाडा और इजराइल और जॉर्डन को हमने चुन लिया है कि हम अपने फर्टिलाइजर यहाँ से अब मंगाएंगे फिलहाल के लिए, जब तक इन रशिया और बेलारूस के ऊपर में सैंक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे अब डॉलर में आपका ये नहीं होने वाला है, मार्केटिंग नहीं होने वाला है, मार्केटिंग रूबल में होने वाला है। इस कारण से जो न्यू आपके सोर्सेज हैं इनसे ये आप क्या हो रहा है, महंगा पड़ रहा है, हमें चीज़ें महंगे पड़ रही हैं, रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है हमारे तक, उन लॉजिस्टिक यानी आपका कनाडा या इसराइल से मंगाने का खर्चा ज़्यादा निकल रहा है। और साथ ही साथ जो आपका पेंडेमिक आया था कोविड-19, उसने भी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के ऊपर में जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में है ना साथियों, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, क्योंकि आपको पता था कि जैसे कोविड आया, अब कोविड आने के कारण जो आपका सप्लाई था वो तो पूरी तरीके से टूट गया। पहले तो क्या था कि आपका डिमांड था, लेकिन आपकी पूरी इकोनॉमी बंद होने के कारण जो सप्लाई चेन था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे, जो स्पीड फ्लो था सप्लाई चेन का वो कम होने लगा। जब सप्लाई चेन कम होने लगा तो डिमांड तो कांस्टेंट रहा या डिमांड बढ़ने लगा। तो इसी आपका डिमांड बढ़ने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण महंगाई बढ़ गया। आया समझ में मैंने आपको क्या बताया? ओके, तो ये आपका, आप ये सोचते हो कि अगर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, अगर कल को आपके अनाज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अभी मार्केट में जो पल्स के रेट हैं, आप आटा लेने जाओ उनके रेट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि आपको लग रहा है एक पेट्रोल सिर्फ कारण है। पेट्रोल में भी कारण है, मैं मानता हूँ पेट्रोल एक कारण है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्ट में उसका कारण दिखता है, लॉजिस्टिक के अंदर में उसका खर्चा आएगा। लेकिन अगर और सब चीज़ों में भी महंगाई बढ़ने लगी ना साथियों, तो अल्टीमेटली क्या होगा,
चीजें हर तरफ से महंगी होनी पड़ेगी। और ये क्योंकि सप्लायर को अपने मार्केट में तो टिकना है, वो तो एक दिन के लिए बिजनेस नहीं कर रहा है, उसको तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो उस लॉन्ग टर्म को वो साथियों ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, अपने कॉस्ट को क्या करेगा कम करने के लिए वो सीधा सीधी क्या करेगा, मार्केट में जो सामान है उसके दाम को बढ़ाएगा। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे दूसरा चैलेंज निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि हमारे को फर्टिलाइजर जो एक्सपोर्ट करता है ना साथियों, वो करता है अपना दुश्मन देश चाइना। और इसने होता है ना, इसने वो कहावत है ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, बस ये बिल्कुल वैसे ही कुछ कहानी है। अभी बेलारूस और रशिया से हम क्या कर सकते हैं, नहीं मंगा सकते हैं फर्टिलाइजर, और चाइना से हमें फर्टिलाइजर भी सस्ता पड़ता। लेकिन इसने क्या कहा ना, मैं दूंगा ही नहीं। मैं इसने तो सीधे हाथ खड़ा कर दिया, इसने कहा कि जो तुम्हें मैं सप्लाई करता हूं उसमें भी कमी कर दूंगा, यानी अगर मैं तुम्हें 10 यूनिट सप्लाई करता हूं ना, तो मैं तुम्हें 8 यूनिट सप्लाई करूंगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बदला निकालने के लिए ना ये चाइना कुछ भी कर सकता है यार। और इस पे तो ट्रस्ट कभी नहीं हो सकता, पाकिस्तान जैसे देशों पर ट्रस्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पीठ पीछे छुरा घोपने वाले देश हैं। ओके, तो आपको दिख रहा है कि एक फूड जो बेसिक नेसेसिटी आदमी ह्यूमन ग्राउंड्स पे हमारा भारत इतना ज्यादा मदद करता है सबका, अफगानिस्तान का मदद करता है, बहुत सारे देशों का मदद किया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फ्री वैक्सीनेशन बांटा है। उस देश को भी देखो साथियों किस तरह चुनौती फेस करनी पड़ती है ऐसे नकारात्मक सोच वाले देशों से, कि अगर हमारे यहाँ खाद्य के दाम बढ़ रहे हैं तो ये आदमी और उसका सप्लाई कम करना चाहता है कि दाम और ज्यादा बढ़े और भूखमरी आए जल्द से जल्द। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपका जो फॉस्फेटिक है आपका, वो 40 से 45% हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जिसको अब वो रिड्यूस करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ आपका जो डिमांड है वो भी बढ़ रहा है यूरोपियन, अमेरिकन और ब्राजील देशों में, क्योंकि ये सब जो है ना साथियों, इन्होंने जोश जोश में तो पूरा सैंक्शन लगा दिया रशिया और बेलारूस के ऊपर में, कि भाई तू तो यूक्रेन का ये ले, तेरे ऊपर ये सैंक्शन, हर दिन उठ के ये सुबह 5 से 6 सैंक्शन बस लगा देते। इनका सैंक्शन इन्हीं के ऊपर अब भारी पड़ने लगा है। और इसके चलते साथियों जो भारत चुपचाप बैठा भी हुआ है उसको भी इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके सैंक्शन की वजह से, क्योंकि ये बड़े देश हैं, ये डेवलप्ड देश हैं, तो इनके पास ऑलरेडी कंट्रोल है। एक तो इनका जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है पूरे दुनिया में वो डॉलर में होता है। दैट्स वाई आपका जो चुनौती है वो फेस करना पड़ रहा है, किसको, भारत को भी, इन कंट्री के वजह से। तो डिमांड जैसा कि मैंने बताया कि बढ़ते जा रहा है, लेकिन सप्लाई साइड कम है, इसलिए ये मैं जो आपका इन्फ्लेशन है या प्राइस है फर्टिलाइजर का वो भी बढ़ रहा है। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि बेलारूस और रशिया का क्या रिलेशन रहा है और क्यों इतना सैंक्शन दोनों पे लगा है, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट बनने में जो रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ जो आपका प्राइस बढ़ रहा है रॉ मटेरियल का, उसके कारण आपका लॉजिस्टिक का या लाने का जो शिपमेंट है वो कोविड-19 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था बंद थी। उसमें जो शिपमेंट चार्ज था ना, जैसे आप कुछ मंगाते हो तो आप कभी कुरियर का बिल देखना चाहती हो, वहां पे क्या लिखता है, शिपमेंट चार्ज 40 रुपीज या फ्री डिलीवरी। तो ये जो शिपमेंट चार्ज होता है ना साथियों, ये एक का एक 4 गुना बढ़ गया, और ये 4 गुना बढ़ गया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आया, डायरेक्ट इम्पैक्ट आया जो प्राइस है फर्टिलाइजर का उस पर आया। इसलिए जो फर्टिलाइजर का दाम है वो इस तरह बढ़ा कि आपका जो यूरिया है वो सबका दाम उछल के कितना पहुंच गया, 250 से लेके 300% उछल के चला गया। टोटल फर्टिलाइजर बिल सब्सिडी की बात करें साथियों, तो यहाँ सब्सिडी की ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी इस वर्ष में, जो कितने से ज्यादा होगी, 1.62 करोड़ से होगी, जो पिछले साल मिला था सब्सिडी फर्टिलाइजर के ऊपर में। जो भी आपका इंडियन मार्केट के अंदर में सप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर, उनको सब्सिडी दी जाती है। अब सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी का मतलब होता है साथियों छूट। ये आपको गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, रिबेट दे रही है कुछ, ताकि आप कुछ अपने चैलेंजेस से फेस कर सको और मार्केट में टिके रह सको। तो गवर्नमेंट का टोटली यहाँ पे स्टैंड क्या निकल के आ रहा है, मैंने तो बहुत ज्यादा आपको बता दिया, तो आपको गवर्नमेंट का स्टैंड भी साफ साफ समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट का स्टैंड फिलहाल यही है कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो सफिशियंट है अभी काम करने के लिए, बहुत ऐसा नहीं है कि कम है। साथ ही साथ जो यूक्रेन का डिस्प्यूट चल रहा है उसके कारण जो इंडियन कंपनीज को इंपोर्ट के लिए फेस करना पड़ रहा है चैलेंज, उसको भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस कंट्रोल लाने वाली है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो जो आपका न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडीज है खरीफ के लिए 2022 के लिए, उसको पूरा बढ़ा चुकी है। यानी आपका जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो 389% बढ़ा चुकी है, पोटास के ऊपर में 150% बढ़ा चुकी है, सरप्लस बोलता हूँ सॉरी, सल्फर के ऊपर में 192% बढ़ा चुकी है।
यानी जो गवर्नमेंट अपने तरफ से सब्सिडी बढ़ा चुकी है। साथ ही साथ जो हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर है, वो अभी इनफ है हमारे प्रोडक्शन के लिए। अब ये इनफ क्यों है? इनफ इसलिए है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है ना साथियों, जो फ्यूचर एस्पेक्ट को दिमाग में रख के काम करता है। हम लोग जोश जोश में काम नहीं करते हैं, हम लोग समझदारी से काम करते हैं, यही हमारी खासियत है। तो इंडिया ने क्या किया था, पहले ही कॉपरेशन टू कॉपरेशन एग्रीमेंट के थ्रू रशिया से 3.60 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर रशिया से पहले ही इंपोर्ट कर लिया था, वॉर से पहले। इसलिए अभी देखा जाए तो ठीक है। साथ ही साथ भारत ने अल्टरनेटिव सोर्सेज भी चुन लिए, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, और लॉन्ग टर्म सप्लाई डील में ओमान का भी उसने साथ मांगा है कि वो यूरिया पे लेंगे। साथ ही में हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते थे यूरिया का, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में, यूपी के अंदर में, उन लोगों को भी ऊपर आने के लिए साथ ही यहाँ पे सब्सिडी देने की बात की गई है, फंड्स देने की बात कही गई है, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत एम है वो भी पूरा हो सके। तो गवर्नमेंट यहाँ पे रॉ मटेरियल के ऊपर जो प्राइस बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए चाहती है कि हम जो रॉ फॉस्फेट है उसको मतलब यूज में ज़्यादा लें। साथ ही साथ सेंट्रल ये बोलना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट से कि जितनी ज़रूरतें हैं उतना ही आप यूटिलाइजेशन कीजिए, बेटर यूटिलाइजेशन कीजिए। ये ना कि जो आपका नीड है उससे ज़्यादा आप मंगा ले रहे हो, झूठ का स्टॉक रख ले रहे हो। तो जितनी ज़रूरतें हैं उतना ज़रूरत आप सेंट्रल को बताइए और उतना ही इम्पोर्ट कीजिए। साथ ही साथ जो भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं किसके ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर में, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग कब होती है, जब चीजों के शॉर्टेज होते हैं। आपको पता है कि जैसे ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ तो ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, मास्क तक की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। तो इस तरह से जब चीजों की नीड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाते हैं तो ब्लैक मार्केटिंग जैसे चीजों पे क्या होता है, एक तरह का उछाल आता है। तो उस चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए कि आप ध्यान में रखिए कि कोई भी फर्टिलाइजर का जो है ब्लैक मार्केटिंग भारत के अंदर में ना कर सके। आशा करता हूँ कुछ चीजें पूरी अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्रिस्टल क्लियर है। मेंस बाबा की तरफ से एक मेंस का क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, कि डिस्कस करना है आपको फर्टिलाइजर के ऊपर में जो इंडियन मार्केट का नीड है, और साथ ही साथ क्या हम लोग अपने ऊपर, यानी हम लोग जो इंडियन फार्मर से जो फर्टिलाइजर पे यानी यूरिया पे काम करते हैं उसको क्या कम कर सकते हैं। उसको कम करने से क्या हम मतलब आपका बिना फर्टिलाइजर के यानी मैन्योर के जो आपका सॉइल के लिए अच्छा होता है उस पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह चीज़ों पे आप कमेंट कीजिए, और 200 से यानी आप कम से कम 250 वर्ड में तो इस चीज़ को जरूर देखिए, लिखिएगा। और जो भी मैंने गवर्नमेंट का स्टैंड या चैलेंजेस लिखा है वो आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग ऐसे ही की जाती है जैसे मैं आपको कंटेंट देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करता हूँ कि बस ये बोर्ड खोल दिया, 4 पॉइंट लिख दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया और चलते बना, ये बहुत सारे स्लाइड्स दिखा दिए और आपको लगा कि आपको सब समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं, मैं आपको लाइन टू लाइन बच्चे की तरह पढ़ाता हूँ। बुरा मत मानना कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे हो आप समझदार हो, लेकिन आप जब लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ते हो ना तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप एग्जाम पास करते हो, आप चीज़ों को कॉन्सेप्टली क्लियर करते हो, आप उन चीज़ों का अप्लाई अपने लाइफ में भी करते हो। ओके, तो दैट्स व्हाई मैं आपके सामने ये क्वेश्चन भी रख दिया। और ये आपसे एक ही चीज, बस 2 चीज मैं मांग रहा हूँ यार, कुछ नहीं, 2 चीज या 3 चीज आप बोल लो। आपको एक प्यारा सा लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि मेरे न्यू वीडियोस आप तक आते रहे, मेरी न्यू क्लासेस आप तक आते रहें। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे क्लासेस स्पेशल चल रहे हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक के ऊपर में तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ना डालना भूलें। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले रीजन भी जरूर डाल दें कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं उन चीज़ों पर काम करके अपने आप को और इफेक्टिव बना सकूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।